Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the soil subgrade part of pavement, और जिसमें आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे ग्रुप इंडेक्स टेस्ट की, प्लेट बियरिंग टेस्ट की और CBR टेस्ट की. दिस इज लेक्चर 6 पार्ट 5. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our लेक्चर. लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बोला था हम स्टार्ट करेंगे बिटुमिनस मिक्स डिज़ाइन, बट उससे पहले मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट्स बेटर टू डिस्कस सॉइल सबग्रेड, ताकि आपका जो मटेरियल्स का पार्ट है यानी कि सबग्रेड, एग्रीगेट्स एंड बिटुमिन तीनों कवर हो जाए. उसके बाद मिक्स डिज़ाइन बनाने में ज़्यादा आसानी होगी. ऑब्वियसली मिक्स डिज़ाइन के अंदर बिटुमिनस पार्ट और एग्रीगेट का इन्वॉल्वमेंट है, सबग्रेड का कोई लेना देना नहीं है. बट क्योंकि सबग्रेड एक मटेरियल्स का ही पार्ट है जो मैंने आपको समझा दिया था पहले के लेक्चरों में, इसलिए हम उसे अब पहले कवर करते हैं और उसके बाद मिक्स डिज़ाइन को इन डिटेल में देखेंगे. तो सॉइल सबग्रेड के डिफरेंट टेस्टों को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार सॉइल का जो क्लासिफिकेशन है, या तो उसको अगर आपने पढ़ रखा है तो आपके लिए रिवीजन है, नहीं पढ़ा है तो आपके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. तो उसको मैं एग्रीगेट से स्टार्ट करता हूँ. एग्रीगेट कैसे हो सकते हैं? फाइन एग्रीगेट हो सकते हैं, कोर्स एग्रीगेट हो सकते हैं. तो वो लाइन जिसके अबाउट हम कह सकते हैं, वो साइज जिसके ज़्यादा होने पे कोर्स एग्रीगेट और कम होने पे फाइन एग्रीगेट है, वो है 4.75 mm, यानी कि 4.75 mm से छोटा सारा के सारा है फाइन एग्रीगेट, और 4.75 से बड़ा है सारा कोर्स एग्रीगेट. तो 4.75 mm से 20 mm तक अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो वो है फाइन ग्रेवल्स. 20 से 80 इट इज कोर्स ग्रेवल्स. 80 टू 300 वन कैन से इट इज कोबल्स, और 300 से ज्यादा इट इज बोल्डर्स. आपको लग रहा होगा ये साइजेस जो है याद करनी है, बिल्कुल याद कर लो. किसी ना किसी जेई एई के पेपर हो, चाहे गेट हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस हो, कहीं ना कहीं वो छोटा मोटा इस टाइप से रिलेटेड पूछ लेते हैं, साइज से रिलेटेड. साइज तो आपको याद होनी ही चाहिए. तो अगेन 4.75 mm से 75 माइक्रोमीटर तक इट इज सैंड. 75 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर या 0.002 mm तक ये है सिल्ट, और 2 माइक्रोमीटर से छोटा जितना भी पोर्शन है दैट इज क्ले. तो ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. अब स्टार्ट करते हैं उन मेथड्स से जिनसे टेस्ट करके ये पता लगाया जा सकता है कि सॉइल सबग्रेड कैसी है या उसकी स्ट्रेंथ कैसी है. तो सबसे पहला है ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल. साफ मैंने लिख दिया, अब ये यूज नहीं होता है. इसका कारण है ये जो फॉर्मूला है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला था, और एम्पेरिकल फॉर्मूला आप जानते हो हर सिचुएशन में साइट की जो रियलिटी है उससे हमेशा वो रिवेल नहीं करता है, या हमेशा उसको डिनोट नहीं कर पाता है प्रॉपरली. सो अब इससे तो बहुत अच्छी मेथड है, बट आपको बस नाम पता होना चाहिए, ग्रुप इंडेक्स ऑफ सॉइल. इसमें हम डिफरेंट जो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू आती है उसके बेसिस पे सॉइल को क्लासीफाई करते हैं, जो मैं अभी आपको टेबल में नीचे दिखाऊंगा. तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं. ग्रुप इंडेक्स इज 0.2a प्लस 0.005ac 0.01bd. अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, a b c d ये क्या है? तो आते हैं भाई. a इज p माइनस 35, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए. b भी p माइनस 15, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए. c इज wl, दैट इज लिक्विड लिमिट माइनस 40, ये 20 से नहीं बड़ा होना चाहिए. एंड d ip क्या था? अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं, ip से हम डिनोट करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स को. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स माइनस 10 एंड शुड नॉट बी ग्रेटर देन 20. अब आप पूछ रहे होंगे p क्या है? परसेंटेज फाइन्स पासिंग 0.074 mm सीव. अब ये 0.074 कुछ अजीब सा नहीं लग रहा आपको? बिल्कुल लग रहा होगा, बिकॉज यहाँ देखो इसको माइक्रो की जगह mm में करो तो 0.075 mm यही है. हम कह रहे हैं वो फाइन्स या परसेंटेज ऑफ सॉइल पार्ट जिसको p से डिनोट किया है, जो कि सिल्ट या क्ले हैं, सिंपली सैंड नहीं है. ये जो पॉइंट है ना, इससे छोटे वाले पॉइंट को ले लिया है परसेंटेज की फॉर्म में p.
इसलिए इन्होंने कर दिया 0.074 MMC। अब ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर चीज़ों को रखोगे, वैल्यू निकल के आएगी। तो वैल्यू कहाँ से कहाँ निकल के आएगी? GI की वैल्यू जो निकल के आती है वो है 0 to 20। याद रखने वाली चीज़ ये है, ग्रुप इंडेक्स एक नाम हो गया, एक टेस्ट हो गया, इंपेरिकल टेस्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये फॉर्मूला तो याद अब कोई मतलब नहीं है, याद करना चाहो कर लो, बस मैंने तो समझाने के लिए लिखा हुआ है आपको कि 0 से 20 तक होता है। 0 का मतलब है बेस्ट और 20 का मतलब है वर्स्ट। अब ये देखो, तो 0 से 1 को गुड सॉइल कहा गया है, 2 से 4 को फेयर, 5 to 9 को पुअर, 10 to 20 को वेरी पुअर। तो ये वो टेबल है जो एटलीस्ट आप याद कर लो। फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं है, अब कोई फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, और आ रहा है तो आप समझ लीजिए वो मॉक टेस्ट वगैरह है जो कोचिंग के होते हैं नहीं में आता है, इनमें नहीं आएगा क्योंकि अब ये यूज़ में ही नहीं है फील्ड के अंदर। तो बस एटलीस्ट ये पता रहे कि हाँ भाई पहले के टाइम पे क्या था, उसके बेसिस पे बस 0, 20 और ये एक थोड़ी सी टेबल आइडिया लगाने के लिए। अब आते हैं प्लेट बियरिंग टेस्ट के ऊपर। ये प्लेट बियरिंग टेस्ट को डेवलप किया गया था टू फाइंड मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, है ना, और बट इट कैन बी यूज्ड टू फाइंड सपोर्टिव पावर ऑफ सबग्रेड। ले दे के ये बात है, कोई और टेस्ट को कोई और तरीके से यूज कर रहा है। जैसे मैं आपको फाउंडेशन पढ़ाऊंगा, सॉइल पढ़ाऊंगा, तो वहां क्या है, सॉइल फाउंडेशन को सॉइल के अंदर करने से पहले सॉइल की एनालिसिस की जाती है। तो उसके लिए एक टेस्ट है, वो है प्लेट बियरिंग टेस्ट। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, सपोज करो ये सॉइल का लेवल है, अब हमें सॉइल के 2 मीटर बिलो जाके टेस्टिंग करनी है। तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर का गड्ढा खोद देंगे यहाँ पे, और अब इसके अंदर यहाँ पे एक प्लेट लगाएंगे और ऊपर से उस पर लगाएंगे लोड, और देखेंगे इसका सेटलमेंट क्या है। तो लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व चेक किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि सॉइल कितना बियर कर सकती है, क्या है, ये है टेस्ट। तो उसी टेस्ट को इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फाइंड करने के लिए कि सबग्रेड फॉर पेवमेंट कैसा होगा। देखो याद रखना, वर्ड जो है टेक्निकल वर्ड है। जब हम फाउंडेशन की बात कर रहे हैं तो सॉइल फाउंडेशन है ना, उसकी बात करेंगे। जब भी वर्ड सबग्रेड सुनो तो समझ जाना हमेशा पेवमेंट की बात हो रही है। तो वर्ड हमेशा सबग्रेड डिनोट कर रहा है पेवमेंट को। तो हमें पता लग रहा है प्लेट बियरिंग टेस्ट को हमने यूज कर लिया है इन ऑर्डर टू फाइंड द पावर टू सपोर्ट द लोड ओवर द सबग्रेड। अभी किस टाइप की इन्फॉर्म पेवमेंट के लिए यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि रिजिड हो गया या फ्लेक्सिबल हो गया, मेनली ये यूज किया जाता है फॉर रिजिड पेवमेंट्स। रिजिड पेवमेंट मतलब सीमेंट कंक्रीट की रोड के ऊपर। अब बात करते हैं कि स्टैंडर्ड प्लेट साइज, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक गड्ढा खोद रहे हैं और उसके ऊपर लोड लगा रहे हैं, तो लोड के लिए एक प्लेट तो लगाओगे। इस प्लेट का कोई स्टैंडर्ड है वो है 75 सेंटीमीटर डायामीटर। याद रखना सर्कुलर है। एक बच्चे को ये तो याद रखे 75 सेंटीमीटर है, भूल गया वो सर्कुलर है, वहां मार्क करके आ रहा है 75 सेंटीमीटर की स्क्वायर प्लेट है। नहीं यार, 75 सेंटीमीटर की डायामीटर मतलब सर्कुलर प्लेट है। ओके तो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इज K इज इक्वल्स टू P बाय डेल्टा। ये है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड जो यहां पे हमें निकालने को बोला गया था थ्रू प्लेट बियरिंग टेस्ट। उसका साम P बाय डेल्टा। अब ये P क्या है, P है प्रेशर मतलब kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वही। ओके, डेल्टा इज सेटलमेंट। अब मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड प्लेट की बात की, तो उसी तरीके से स्टेट्स के अंदर एक स्टैंडर्ड सेटलमेंट भी है, दैट इज 0.125 सेंटीमीटर, या फिर mm में करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ओके, सो 0.125 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की यूनिट क्या हो गई, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो प्रेशर से आ गया, डिवाइड बाय सेंटीमीटर, यानी कि केजी पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई है, या कई बार इसको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर के नाम से भी डिनोट किया जाता है। ओके, मैंने अभी आपको बताया मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन है, पी प्रेशर है सॉइल के ऊपर, करस्पॉन्डिंग टू आप स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन तो पता चल गया हमको, या सॉरी पेनिट्रेशन कह रहा हूं, सेटलमेंट तो पता ही चल गया, 0.125 सेंटीमीटर का सेटलमेंट है। ठीक है, अब यहां से आप देखो
ये जो डेल्टा है इसको जरा यहाँ भेज दो, के को यहाँ भेज दो। एक्चुअल में जैसे कि आपके अभी अभी बताया कि स्टैंडर्ड हो गया है पेनिट्रेशन, सॉरी सेटलमेंट, तो इस सेटलमेंट को ले गए, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर के लिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडुलस ऑफ ग्रेट रिएक्शन आ सकता है क्या, तो हम कहेंगे हाँ डिफरेंट डिफरेंट सॉइल के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट आ सकता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के आप डेल्टा यहाँ ले जाओ, तो प्रेशर के अंदर K1, P2 फॉर K2, P3 फॉर K3, तो डिफरेंट डिफरेंट सॉइल को भी आप इस फॉर्मूले के थ्रू कंपेयर कर पाओगे। तो मैं आपको फॉर्मूला नहीं रटवाना चाहता हूं, मैं आपसे चाहता हूं कि आप बस K इज टू पी बाई डेल्टा को याद करें और उसके अकॉर्डिंग ये चीज को निकाल लें। अब आगे की ओर देखते हैं इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, दैट इज ये जो डेल्टा है सेटलमेंट है, क्या इसका एक और फॉर्मूला है, तो हाँ बिल्कुल है। अब इसमें क्या है, जो मैंने आपको बताया कि हमने गड्ढा किया फाउंडेशन की डेप्थ पे जाके और यहाँ एक प्लेट यूज की। अब कईयों के दिमाग में आ सकता है कि प्लेट कैसी हो, फ्लेक्सिबल हो या रिजिड हो। ओके, तो फ्लेक्सिबल भी हो सकती है, रिजिड भी होती है। फ्लेक्सिबल के केस में दिस डेल्टा कुड बी 1.5 PR/ES, इन द केस ऑफ रिजिड इट इज 1.18 PR/ES। ये भी एम्पेरिकल फॉर्मूले से निकला है वगैरह, डिराइव करके, थोड़ा सेमी एम्पेरिकल काइंड ऑफ पार्ट है इसका। तो ये सेटलमेंट का पार्ट हो गया। अब आप सोच रहे होंगे P क्या है, R क्या है, ES क्या है। तो P इज बेसिकली द प्रेशर, वही kg/cm² वाला। ES इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ पेमेंट लेयर। अब यहाँ पे पेमेंट लेयर की जगह कौन सी की बात कहूँ, सॉइल सबग्रेड। तो आपको कई जगह ऐसे लिखा होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल इज दिस, समझ जाना कि वो ES की ही बात कर रहा है। एंड R रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ प्लेट, और स्टैंडर्ड कितना है 75 सेंटीमीटर। तो रिजिड इज दिस थिंग, फ्लेक्सिबल इज दिस थिंग। अब हम इसको मेन इक्वेशन में पुट कर देते हैं K = P बाई डेल्टा वाले में। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है रिजिड, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर टेस्ट किसके लिए हो रहा है, रिजिड पेवमेंट के लिए हो रहा है। इसके ऊपर लाई कर रहा है, एक पर्टिकुलर सॉइल के ऊपर। अभी अभी समझाया कैसे करते हैं टेस्ट। तो आप इसको कैसे देखेंगे, एक सॉइल है वेल कॉम्पैक्टेड है, उसके ऊपर एक प्लेट रख दो, कौन सी, रिजिड की, और लोड लगाओ। अब आप इसको रियल लाइफ में कैसे लिंक करोगे, वही सॉइल है उसके ऊपर पेवमेंट बना दिया RCC की, तो वो बन गई रिजिड प्लेट, और इसके ऊपर जब चलेगा व्हीकल तो वो क्या करेगा, लोड लगाएगा। अब आई बात समझ में कैसे प्लेट बियरिंग टेस्ट को लिंक किया गया है विद द रियल लाइफ सिचुएशन ऑफ पेवमेंट। अब आ गए यहाँ पे, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो P 1.18 PR/ES रख दिया। तो हम ये जो E है इसको ऊपर भेज देते हैं, यहाँ से P से ये P कैंसिल हो जाएगा और पीछे छोड़ जाएगा ES/1.18 इंटू R। अब आप देखो ध्यान से, तो मैं कह सकता हूँ ये जो मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ प्लेट, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सॉइल और 1.18 तो कांस्टेंट टर्म है, तो K इंटू R को मैं कह सकता हूँ एक कांस्टेंट है, यानी कि KR बिल्कुल एक कांस्टेंट बन गया है। यानी कि मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन K1 R1, प्लेट का रेडियस था स्टैंडर्ड का 75 सेंटीमीटर, कल को मैंने 50 सेंटीमीटर की प्लेट यूज कर ली, तो मैं पता कर सकता हूं कि 75 स्टैंडर्ड प्लेट के लिए मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको बहुत देखने को मिलेंगे, जो मैं यहाँ नीचे अभी दिखाने वाला हूँ। बट मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो अब आप इसको याद कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस फॉर्मूले को विद स्टैंडर्ड सेटलमेंट। क्योंकि कई बार तो क्वेश्चनों में सीधा पूछ लिया गया, एक तो साइज पूछी जाती है कि स्टैंडर्ड प्लेट का डायमीटर कितना है 75 सेंटीमीटर, और एक स्टैंडर्ड सेटलमेंट कितना है 0.125 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जैसे मैं आपको कहता हूं, मैं फालतू के क्वेश्चन नहीं कराता, जो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है वो आप खुद कर सकते हो। यहाँ पे मैंने वापस एक ट्रिक बेस्ड और एक अच्छा एक्सप्लेनेशन, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है और थोड़ा सा कंसेप्ट है, उसको यूज किया है, इसलिए एक बड़ा क्वेश्चन लिया है यहाँ पे। A plate test was conducted on soaked subgrade during monsoon season using a plate diameter of 30 सेंटीमीटर। देखो अपन को पता है स्टैंडर्ड कितना है 75 सेंटीमीटर, यूज कितना कर लिया 30 सेंटीमीटर, मतलब गड़बड़, या गड़बड़ नहीं कहूँगा, अलग रिजल्ट आने वाला है। वो सबग्रेड जो होगा 30 सेंटीमीटर के वाले डायमीटर वाली प्लेट के करस्पॉन्डिंग होगा, और उसको वैल्यूज दे दिया गया कि सेटलमेंट कैसे कैसे लोड बढ़ाते गए तो सेटलमेंट होता चला गया। अब बोल रहा है डिटरमाइन द सबग्रेड रिएक्शन फॉर स्टैंडर्ड प्लेट
ओके, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो 30 सेंटीमीटर वाली प्लेट है उसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन क्या आएगा, और फिर उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर देंगे ये वाला फॉर्मूला यूज करके। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। हमने तो पढ़ा जो वही करेंगे, K इज इक्वल टू पी बाय डेल्टा, और डेल्टा हमने बोला था 0.125 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो mm में चल रहा है तो 1.25। अब यहाँ 1.25 है नहीं, इन दोनों के बीच में कहीं 1.25 होगा, तो क्या करें, इंटरपोलेट कर लो। ठीक है, तो इंटरपोलेट करते हैं भाई। इंटरपोलेट करने गए तो इट इज 1, थोड़ा सा इसको ऊपर लेता, ओके ना, ये 1.23 पे 1480 है और 1.53 पे 1590, तो इनके बीच में इंटरपोलेट किया कि लोड कितना केजी हुआ होगा, इट कम्स आउट टू बी 1487.33 केजी। अब पता चल गया भाई कि इज इक्वल टू पी बाय डेल्टा के अंदर जो लोड है वो कितना आ गया, 1487.33, और डेल्टा क्या है 0.125 सेंटीमीटर। अब आया ना समझ में कैसे 1.125 सेंटीमीटर इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो लोड था, अभी हमें प्रेशर निकालना है। ओके, तो प्रेशर के लिए क्या करना है, ये तो केजी डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया क्या है पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर, रख दिया, तो वी गॉट दिस एज प्रेशर 2.104 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब डिवाइड बाय डेल्टा 0.125, तो हमें मिल गया है मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन फॉर 30 सेंटीमीटर प्लेट। ओके, अब क्या किया जाए, इसको स्टैंडर्ड में बदल दो। स्टैंडर्ड में बदलने के लिए K इंटू आर इज इक्वल टू K30 इंटू R30। K क्या है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, और R क्या है, रेडियस। इसका रेडियस कितना है 75/2, इसका 30/2, तो रख दो, सॉल्व कर दो, क्या मिल गया 6.75 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब आपको समझ में आया किस तरीके से एक क्वेश्चन से आपको समझ में आने लग जाएगा कि हाँ भाई 0.125 सेंटीमीटर की क्या इंपॉर्टेंस है अगर ऐसे बहुत सारी चीज़ें दे दी जाए। और जनरली जो क्वेश्चन है उनमें डायरेक्ट आपको मिल जाएगा कि ये लो प्रेशर, ये लो डेल्टा, ये लो ये बताओ कितना आया। मैंने तो बल्कि एक ऐसा क्वेश्चन उठाया जिससे आपको क्लियरली समझ में आया कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो अब आप 25 ईयर्स ऑफ गेट, ESE और SSC JEE उठाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे फ्रॉम प्लेट बियरिंग टेस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टेस्ट, वो है CBR टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइक प्लेट बियरिंग। इसके ऊपर 100% एक ना एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलता ही है, प्लेट बियरिंग या CBR में से, कई बार दोनों पर भी दिख जाता है। तो देखते हैं CBR टेस्ट। इसकी देखो जो बेसिक थ्योरी है, जैसे कि ये कहाँ बना, USA की कैलिफोर्निया स्टेट डिपार्टमेंट ने इसे बनाया था। ये सब छोटी मोटी इंफॉर्मेशन से, इन पर मैं ज़्यादा जोर नहीं देने वाला हूँ। मैं इम्पोर्टेंटली ये जो पर्पज़ है, इक्विपमेंट है और इसके प्रोसीजर में भी कि टेक्निकली कंसेप्ट क्या है उसके पर ध्यान दूंगा। तो पर्पज़ क्या है इसका, ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि सबग्रेड की स्टेबिलिटी के बारे में पता चले। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है CBR टेस्ट का कि सिर्फ ये सबग्रेड का ही नहीं, अदर पेवमेंट जो लेयर्स हैं उनका भी बताया था। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया था, नीचे होती है सबग्रेड, फिर होती है सब बेस, बेस और फिर वियरिंग कोर्स, और इन सब के नीचे आती है सबग्रेड। इस सबग्रेड के साथ सब बेस और बेस कोर्स, इनका भी हमें CBR टेस्ट के थ्रू जो स्टेबिलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आइडिया लगता है। वियरिंग कोर्स के बारे में भी आइडिया लगता है, और डिफरेंट थिकनेस ऑफ लेयर्स का साइज इसी टेस्ट के थ्रू पता किया गया है। मैं वापस से बोल रहा हूँ, सिर्फ स्टेबिलिटी ऑफ सबग्रेड ही नहीं, ये हमें बताता है कि जो दूसरे पेवमेंट मटेरियल जो मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे पेवमेंट लेयर कहना चाहिए, पेवमेंट लेयर जो है जैसे कि सब बेस, बेस कोर्स और वियरिंग कोर्स, सब बेस, इनकी जो थिकनेस होनी चाहिए उसको भी CBR टेस्ट के थ्रू ही असेस किया गया है, जो कि हमें IRC 37 में मिलता है। तो ध्यान रखना, थिकनेस कहाँ से आई है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट की सबग्रेड CBR टेस्ट से आई हुई है। ठीक है, अब हमने देख लिया CBR टेस्ट का पर्पज़ क्या है, इसके इक्विपमेंट को देख लो। इक्विपमेंट के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि मोल्ड होता है, ऊपर एक प्लंजर होता है, इसके ऊपर लोड लगाते हैं, उसके ऊपर ऑब्वियसली ये रिंग्स हैं, इसके थ्रू आप लोड और कितना गया वो सब मेज़र कर लेते हो।
तो प्रोसीजर के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है, एक तो हुआ कि इसका डायमीटर क्या है और प्लंजर का डायमीटर क्या है। यार इसी पे क्वेश्चन बन चुका है, सोचो इंजीनियरिंग सर्विस में कभी तो थोड़ा सा तो याद कर लो, सीवीआर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी डायमेंशन, इनर डायमेंशन ऑफ मोल्ड पूछ ली, प्लंजर का डायमीटर पूछ लिया, तो 150 mm एंड प्लंजर का डायमीटर है 50 mm। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो ये है, सॉइल इज सोक्ड एंड अलाउड टू स्वेल फॉर 4 days एंड वाटर एब्जॉर्प्शन इज नोटेड। मैं साफ साफ बोलता हूं कि मैंने प्रोसीजर में वो बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखी है, टू द पॉइंट लिखा है। अब आप क्या चाहते हो, साइट पे जो डिजाइन कर रहे हो उसकी वर्स्ट कंडीशन निकाल दी जाए। आप सॉइल लिया है साइट से, अब उसके ऊपर सीबीआर टेस्ट करोगे तो ऑब्वियसली लोड, जो कैरिंग कैपेसिटी होगी सॉइल की ज़्यादा हो जाएगी। तो इससे अच्छा इसको सबसे वर्स्ट कंडीशन में ले जाते हैं, तो सॉइल को सोक कर दो 4 days के लिए। तो अब क्या है, सॉइल बहुत नर्म हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी टेक्निकल टर्म्स में कहूँ तो, और लोड को नीचे से नहीं ले पाएगी। तो अब उसके लिए टेस्ट करते हैं। अब सरचार्ज वेट, सरचार्ज क्या होता है, ऊपर का जो लोड होता है वो प्लेस करते हैं हम सॉइल के अंदर, सॉइल के अंदर नहीं, सॉइल के ऊपर, सॉरी। जैसे यहाँ पे हो गया, यहाँ लोड लगाना स्टार्ट करते हैं स्लोली एंड स्टडीली विथ कांस्टेंट रेट। अब लोड जो अप्लाई किया जा रहा है प्लंजर के थ्रू, प्लंजर कौन सा, जो 50 mm का, ये देखो ये प्लंजर है ये। अब यहाँ पे ये मशीन है, थोड़ा ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो अब इसको ऑन कर दिया जाता है यहाँ से, और ये धीरे धीरे इस पर कांस्टेंट रेट से लोड लगा रही होती है मशीन। और वो रेट क्या है, 1.25 mm पर मिनट। इससे आपको पता लगता है कि यहाँ पे हम कांस्टेंट स्ट्रेन रेट से वर्क करने की बात कर रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलती है। ऐसे मैं पहले भी बता चुका हूँ जब आरसीसी के कुछ क्वेश्चन करा रहा था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट स्ट्रेन रेट एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन स्ट्रेस। जो स्ट्रेस के अंदर कांस्टेंट इंक्रीज होगा, यानी कि लीनियर जैसा विद अप्लाइड जो भी है, वो नहीं फॉलो किया जाता है, बल्कि हम फॉलो करते हैं एक कांस्टेंट स्ट्रेन रेट के इंक्रीमेंट के अंदर, कि स्ट्रेन जो है वो बढ़ता रहे एक कांस्टेंट रेट। तो ये क्या है, कांस्टेंट रेट इंक्रीमेंट है। लगाया गया है इस तरीके से लोड को, और लोड नोट किया जा रहा है करस्पॉन्डिंग टू पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm एंड 5 mm। बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन किस डेप्थ पे नोट करेंगे सीबीआर टेस्ट के लिए, 2.5 mm एंड 5 mm के ऊपर। और फिर ये जो लोड आया है इसको कंपेयर किया जाएगा स्टैंडर्ड लोड के साथ, और फिर हमें बता दिया जाएगा कि सीबीआर की वैल्यू क्या है। अब ऑब्वियसली सीबीआर की वैल्यू जानने से पहले ये स्टैंडर्ड लोड के बारे में देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड लोड की वैल्यूज़ क्या है। तो स्टैंडर्ड लोड की वैल्यू है 3070 kg फॉर 2.5 mm, 2055 kg फॉर 5 mm पेनिट्रेशन या ये सेटलमेंट। ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं लोड की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है ये सब बता दिया, राम कहानी हो गई, अब सीबीआर तो बताओ, सीबीआर निकालें कैसे परसेंटेज में। तो सीबीआर इज बेसिकली द रेशियो ऑफ लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, वर्ड्स को बहुत अच्छे से देखना, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली लिखता हूँ, लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 और 5 mm पेनिट्रेशन या सेटलमेंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड लोड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.5 mm एंड 5 mm पेनिट्रेशन। यहाँ पे प्लंजर है, प्लंजर पेनिट्रेट करेगा 2.5 और 5 mm तक, वहाँ का लोड नोट कर लिया जाता है। साथ में जो स्टैंडर्ड लोड मैंने आपको बता दिया है 1370 एंड 2055 kg, उनको उनका रेशियो लिया जाता है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, क्योंकि सीबीआर किस में आता है, परसेंटेज में। ओके भाई, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है 2.5 mm पेनिट्रेशन एंड 5 mm पेनिट्रेशन पे दोनों की अलग अलग सीबीआर वैल्यू आ जाएगी। तो अब क्या करें, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी ना 2.5 mm एंड 5 mm पे, इनमें से जो हायर वैल्यू होगी सीबीआर की, वो डिजाइन सीबीआर परसेंटेज मानी, यानी कि डिजाइन परसेंटेज हायर वैल्यू है। सीधा सीधा टू द पॉइंट लिखता हूं हर चीज को कि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है ये सब बता दिया कर दिया, अब एक ग्राफ आपने नीचे लिखा हुआ है, पीयूष भाई ये क्या है, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये देखो ये समझाने के लिए, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया कि स्ट्रेन रेट कांस्टेंट है,
तो पेनिट्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ेगा। तो एक लोड वर्सेस पेनिट्रेशन का ग्राफ बनता है, जिसकी हेल्प से जैसे कि लोड जब मैंने बताया पेनिट्रेशन करस्पॉन्डिंग टू लोड करस्पॉन्डिंग टू पेनिट्रेशन ऑफ 2.5 mm और 5 mm, उसको नोट कर लेते हैं अपन कहीं, और इस ग्राफ के थ्रू इसको यूज करते हैं और सीबीआर निकालते हैं। अब रियल लाइफ में अगर सब कुछ सही है तो आपका ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा। आप इसे कह सकते हो कॉनकेव डाउनवर्ड या कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स ग्राफ है या कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ है। तो लोड वर्सेस पेनिट्रेशन ग्राफ हो गया। बट कई बार ऐसा ग्राफ मिलता है, तो अब क्या करें इस टाइप के ग्राफ के अंदर? इस टाइप के ग्राफ के अंदर अब कैसे पता लगाएं पेनिट्रेशन? क्योंकि आपने तो यहाँ बता दिया कि ठीक है कॉन्वेक्स है, अब यहाँ पे देखो पहले थोड़ा सा कॉनकेव अप फिर कॉनकेव डाउन ग्राफ है, तो क्या करें? तो ये जो ग्राफ का पोर्शन है ना छोटा सा, इसे कहते हैं अनइवननेस ऑफ कर्व। तो इसके अंदर क्या किया जाए? इसको कर्व को अब हम सही करते हैं। अभी मैं इसका रीजन भी बताऊंगा कि इस कर्व में गलतियां क्या हुई, पर पहले इस कर्व को सही करने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सही करने के लिए यहां पे इस पॉइंट को कह देता हूं मैं ए, और ये आ गया पॉइंट सी। ठीक है, यहां से हमने डाल लिया और एक्स एक्सिस के ऊपर मार्क कर लिया कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट सी है। हियर फ्रॉम ए ड्रॉप टू सी, सी मैंने दिखाई दिया आपको। अब ये जो ओरिजिन है ना, इसको उठा के यहां ले आओ आप सीधे चुपचाप सी के ऊपर। तो अब हमारे लिए ये कर्व कैसा हो गया? जैसे हमने यहां देखा था बिल्कुल वैसा ही हो गया है। कुछ इस तरीके से। ओके, अब हम देख सकते हैं लोड corresponding to 2.5 mm and 5 mm। अब बात आती है कि रीजन क्या है इस अनइवननेस का, जो कि क्वेश्चन बन सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम क्या है? अरे भाई क्वेश्चन में किस टाइप की चीजें आ सकती हैं? तो रीजन देखो कि ऐसा क्यों हुआ कि ये ग्राफ बनना था बट ये अनइवननेस आ गई। इसके कारण दो हैं, दो रीजन बताए गए हैं। पहला, प्लंजर may not be in full contact with soil sample surface। suppose this is the inner mold और इसमें soil sample है और ये आया प्लंजर। अब प्लंजर क्या है? इसके साथ पूरा टच में ना हो। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाने की कोशिश करता हूँ। सरफेस कुछ ऐसा हो जाए, आप समझ रहे हो कि सॉइल का सैंपल थोड़ा सा कोने से टच कर रहा हो तो ज़्यादा प्रेशर लगाएगा एक, तो इस वजह से अनइवन सेटलमेंट हो सकता है। और दूसरा रीज़न कि जो अपर लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या इरेगुलर हो, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट या इरेगुलर हो, तो उस वजह से भी ऐसा कॉनकेव अप टाइप ग्राफ आपको देखने को मिलता है। अब आपको पता है क्या करना है इन ऑर्डर टू फाइंड द राइट सीबीआर कर्व। तो सीबीआर की सारी इंफॉर्मेशन यहीं आ गई। तो मैंने आपको यहाँ तक अब तक अच्छे से समझाया कि सीबीआर क्या है, हायर वैल्यू लेते हैं सीबीआर की, सीबीआर का कर्व कैसे प्लॉट होता है, अगर कर्व में गड़बड़ आ जाए तो उसको सही कैसे करते हैं और उसका रीज़न क्या है, एंड स्टैंडर्ड लोड और पेनिट्रेशन कहाँ कहाँ देखना है। अब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि सर ठीक है सीबीआर की वैल्यू का मतलब क्या है? सपोज करो अगर मैं कहूँ एक सॉइल का टेस्ट किया, वो आया है 5% और एक आया 10%, तो हम किस सॉइल को बोलेंगे कि ज़्यादा अच्छी है? नेचुरल सी बात है, जो वैल्यू लार्जर है, जो कि जैसे दो टाइप का हुआ 10%, तो हमारे लिए 10% वाला ही बेटर होगा। ऐसा करने का फ़ायदा क्या है? ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि 10% वाला जो सॉइल है जिसका सीबीआर 10% है, उसके ऊपर जो पेवमेंट की थिकनेस होगी डिफरेंट लेयर्स की, वो बहुत कम हो जाएगी। अब मैं समझ रहा हूँ मैं क्या बोले जा रहा हूँ, इसका मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन जब मैं आपको IRC 37 खोल के समझाऊंगा ना तब दिखाऊंगा अच्छे से कि देखो कैसे ये चीज़ होती है और क्यों होती है। वो भी चलो वो तो अभी आपको मैंने बता ही दिया है।
आप थोड़ा सोचें भी तो समझ में आ जाएगा, बट मैं ही समझा देता हूँ। देखो यहाँ आओ इस फॉर्मूले पे, यहाँ पे सपोज करो ये 1370 kg वाला पोर्शन लेते हैं और यहाँ पे भी आया। अगर यहाँ पे आपको 10% लेना है तो बहुत कम 13.7 ऐसा कुछ रहा होगा, सॉरी 10% लेना है तो 137 रहा होगा, और 1% लेना है तो डिवाइड बाय 100 13.7 कर दो। तो यहाँ पे जो लोड है वो कितने में पेनिट्रेट कर गया, 2.5 13.7 kg, और वहीं आपको 10% के लिए 137 kg लगाना पड़ा। तो 13.7 kg के कंपैरिजन में 137 वाली सॉइल ज़्यादा क्या हुई, स्ट्रांग हुई। ज़्यादा स्ट्रांग हुई तो CBR की वैल्यू ऑब्वियसली स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। अब सॉइल स्ट्रांग है तो उसके ऊपर जो लेयर्स हैं उनकी नीड कम हुई कि ज़्यादा हुई, आराम से सोच के देखो। ऑब्वियसली हमको जो थिकनेस होगी सब बेस की और वियरिंग कोर्स की, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इस तरीके से CBR इनडायरेक्टली हेल्प करता है इन डिजाइनिंग ऑफ थिकनेस ऑफ पेविंग लेयर्स इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट। एक और जाते जाते पॉइंट जो थ्योरी का पोर्शन है कि CBR टेस्ट क्या साइट पे किया जा सकता है, मैं साफ साफ लिख रहा हूं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ लैब टेस्ट है। ये एक लैब टेस्ट है, साइट टेस्ट नहीं है। अब मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं आप लोगों के लिए, और ये 3-4 क्वेश्चंस जो हैं CBR के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इंजीनियरिंग सर्विस और गेट के अंदर देखो छोटे छोटे पोर्शन पे क्वेश्चन आ रहा है कि CBR टेस्ट इज फॉर मेजरमेंट ऑफ सॉइल स्ट्रेंथ, मेथड ऑफ सॉइल आइडेंटिफिकेशन, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल या शेयर स्ट्रेंथ ऑफ पेविंग मटेरियल। अभी मैंने समझाया है कि सॉइल सबग्रेड की स्ट्रेंथ को इनडायरेक्टली असेस कर पाते हैं, इवन डिफरेंट लेयर्स को भी हम इसके थ्रू असेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द बेस्ट ऑप्शन। एक और क्वेश्चन था, एज पर IRC ऑन CBR विच इज ट्रू, बताओ CBR टू बी डन ऑन साइट, नहीं अभी चीख रहा हूँ, साइट के ऊपर नहीं करते हैं ऐसे, ठीक है। स्टैटिक कंप्रेशन इज अडॉप्टेड, बिल्कुल स्टैटिक कंप्रेशन मतलब एक जगह रख के आराम से धीरे धीरे लोड लगाया जा रहा है, बिल्कुल यही तो बताया मैंने कि लोड जो है यहाँ पे लगाया जा रहा है एट कांस्टेंट रेट। एंड थर्ड ऑप्शन इज टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल इज कॉम्पैक्टेड वेल, बिल्कुल जो टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल है उसको हम सबग्रेड कहते हैं, ये मैंने पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूँ कि टॉप 50 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल को ही सबग्रेड कहा जाता है फॉर पेवमेंट डिजाइन। अब ये ठीक है सर, थोड़ा थ्योरी पार्ट हो गया, तो इसके अंदर क्या हुआ 2 and 3 राइट 1 रॉन्ग। ओके, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अब थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल हो जाए जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट भी क्लियर हो हम लोगों को। तो देखो इसमें बहुत सिंपल सीधे क्वेश्चंस आते हैं जब न्यूमेरिकल की बात हो, वैल्यूज गिवन होगी और आपसे पूछ लेंगे CBR बताओ। तो अ subgrade soil sample was tested using standard CBR apparatus and observation are given below। यहाँ लोड गिवन है पेनिट्रेशन के करस्पॉन्डिंग और ऑप्शन दे दिया कि CBR क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया है हम देखते हैं 2.5 mm के करस्पॉन्डिंग है 60.5 और उसके अबाउट स्टैंडर्ड लोड है 1370 इंटू 100 इट बिकम्स 4.4%। यहाँ है 5 mm के करस्पॉन्डिंग 80.5 kg डिवाइडेड बाय 2055 इंटू 100 इट 3.9%। तो इन दोनों में से कौन सा लेंगे अब, हायर या ग्रेटर, 4.4 इज द राइट चॉइस विच इज ऑप्शन सी। इसका आंसर है सी ऑप्शन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बिटुमिनस मिक्स डिजाइन देख लेंगे। तो गाइज ये लेक्चर था रिलेटेड टू प्लेट बियरिंग, CBR एंड GI। तो मेरी साइड से इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। तो बिफोर लिविंग आई रिक्वेस्ट यू subscribe this channel, share it with your friends, and if you have any query mention it in the comment section below. Signing off, God bless you all.